आज का टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर 16। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टार्ट करते हैं और ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूँ। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जानदार चीज़ें हैं, उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनमें से एक क्या है? फूड है, खाना है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हम जो खाना खाते हैं इनके मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और फैट्स। ये तीनों जो हैं हमारे खाने के मेजर कंपोनेंट हैं जो हम खाना खाते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल और विटामिन जो है वो छोटी मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड की हमें ज़रूरत क्यों होती है? ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, उठने बैठने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने भागने के लिए। हमको एनर्जी कौन देता है? फूड देता है। जो हम फूड खाते हैं वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर हम उससे एनर्जी लेते हैं। और क्या मिलता है उससे? ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, जिसके वजह से बॉडी में ग्रोथ होती है और रिपेयर ऑफ टिश्यू होता है। डेली के काम में, भाग दौड़ में जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं डेली और डेली रिपेयर होते हैं, उसके लिए खाना ज़रूरी है। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो हम पानी पीते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। और वाटर ऑल्सो प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैनॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हम खाते हैं, जो खाने के कंपोनेंट्स हैं, वो डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। उनको पहले ब्रेक डाउन होना पड़ता है। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है तब जाके वो एब्जॉर्ब होता है। इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हैं वो सिंपल और एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और ये कहाँ होता है? ये होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और दो मेथड से होता है। एक मेथड है मैकेनिकल मेथड और दूसरा है बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? डाइजेशन। अब देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल और इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पूरा एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का मतलब है माउथ से लेके एनस तक, ये एलिमेंट्री कनाल है। और इसके अंदर जितने ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स इससे डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं, वो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहलाते हैं, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। नाउ विल सी एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का मतलब क्या है? द एलिमेंट्री कनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए, एग्जाम में सीधा सीधा लाइन पूछ लेते हैं। एंटीरियर लिखा है, हमेशा याद रखो, एंटीरियर। एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट कहाँ से होता है? एंटीरियर ओपनिंग से होता है, जिसको हम माउथ बोलते हैं। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टेरियरली थ्रू एनस। और लास्ट में जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे पोस्टेरियर साइड में है, मतलब बॉडी के बैक तरफ में, पोस्टीरियर डोर्सल साइड में। और उस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस, जहाँ से एलिमेंट्री कनाल ख़त्म होता है। अब माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। जो माउथ है उसके जस्ट अंदर क्या है? बकल कैविटी है, और उसको ही हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ओरल कैविटी में क्या क्या होता है? कुछ नंबर ऑफ टीथ हैं, दांत हैं, और एक मस्कुलर टंग है। जो ज़बान है वो मसल की बनी हुई। ठीक है, ईच टूथ इज़ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। और जॉ बोन है
जॉ बोन की में सॉकेट बने हुए हैं, मतलब खांचे बने हुए हैं, उसमें दांत जो है वो एम्बेडेड है, फिट है। और दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज़ कॉल्ड थेकोडॉन्ट। इस तरह का जो अटैचमेंट होता है उसको हम थेकोडॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, थेकोडॉन्ट का मतलब है कि जो एक सॉकेट जैसा बनावट होता है, जॉ बोन होता है और उसमें दांत फिट है, इस तरह के दांत के अटैचमेंट को हम बोलते हैं थेकोडॉन्ट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। मेजॉरिटी लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, सब में नहीं, एक्सेप्शन हो सकता है। ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग भी, उनमें 2 तरह के दांत बनते हैं पूरे लाइफ टाइम में। एक तो जो झड़ने वाले दांत होते हैं जिनको हम टेम्पोररी बोलते हैं, या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, या फिर डेसिडस टीथ बोलते हैं, जो कि चेंज हो जाता है बाद में एक परमानेंट सेट से। मतलब एक सेट दांत का ऐसा होता है जो लाइफ में कभी न कभी एक बार झड़ जाता है, टूट के गिर जाता है और दोबारा एक दांत निकलता है। दोबारा जो दांत निकलता है उसको हम परमानेंट या एडल्ट टीथ बोलते हैं। और जो इस टाइप के जो दांत का सिस्टम है, एक बार कुछ दांतों का झड़ जाना और दोबारा निकलना, इस तरह के डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। मतलब लाइफ में एक बार कुछ दांत झड़ जाएंगे, दोबारा निकलेंगे, उसको हम बोलेंगे डाइफायोडोंट। एन एडल्ट ह्यूमन, जो एक एडल्ट ह्यूमन है, उसको कितने होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। जो परमानेंट टीथ हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, और इन दांतों में जो ये पूरे 32 दांत हैं, ये 4 तरह के दांत हैं। और देखो, सारे दांत जो हैं या एक से ज़्यादा तरह के दांत होते हैं एक ही मुंह में, उसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन। अगर मान लो कि किसी के जानवर के मुंह में 20 दांत है, 20 एक जैसा है तो होमोडोंट है, और अलग अलग है तो हेटेरोडोंट है। और ये कौन कौन से होते हैं, ह्यूमंस में 4 तरह के होते हैं। इंसीजर, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैनाइन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, प्री मोलर जिसको हम पीएम से डिनोट करते हैं, और मोलर्स जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो अरेंजमेंट है दांत का वो आई सी पी एम और एम के फॉर्म में होता है। सबसे सामने के जो दांत है, अगर 20 से डिवाइड करो सामने के मुंह को, तो सबसे पहले आता है इंसीजर, फिर आता है कैनाइन्स, फिर आता है प्रीमोलर, फिर आता है मोलर। और इसका डेंटल फॉर्मूला होता है ह्यूमन बीइंग में 2123/2123। जैसे कि मान लो कि ये दांत को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इधर दांत है, इधर दांत है, इधर और इधर दांत है। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है दांत का, इधर वाला, एक इधर का जो होता है इसको हम बोलेंगे 2123। मतलब स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो इंसीजर हैं। ठीक है, ये एक जो है ये कैनाइन है, ये फिर ये जो 2 है ये प्रीमोलर है, और ये लास्ट वाला 3 जो है मोलर है। ठीक, ऐसे होते हैं 2 1 2 3। ये देखो, ये 2 जो है स्टार्टिंग वाले, ये इंसीजर हैं, एक कैनाइन है, ये एक कैनाइन है। ठीक, कैनाइन से एक ही है, ये वाला कैनाइन है, उसके पहले वाला ये दोनों इंसीजर है, 2 1, फिर से 2 3 2 3। ऐसे ये फॉर्मूला है। सबसे पहले 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, ठीक है, और 3 मोलर। ऐसे ही ये एक साइड का, अगर मान लो कि ये मुंह के एक साइड के नीचे का है ये वाला, तो इसके इस तरफ भी सेम होगा, ऊपर भी सेम होगा, दोनों तरफ। तो इस तरह से होता है 2 1 2 3 ऊपर, 2 1 2 3 नीचे। टोटल ये कितना हुआ, 2 1 3 2 5 3 8 और 8 16 हुआ एक साइड, और दूसरे साइड भी ऐसे ही फिर 16 होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड ऑफ एनामिल। जो
दांत का जो सबसे बाहर का कवरिंग है, जो चेविंग सरफेस है, उसका जो सरफेस है वो किस चीज़ से बना होता है? एनामल से बना होता है। और एनामल का काम क्या है? ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड में काम करता है, खाना को तोड़ने में, काटने में काम आता है। टंग जो है, टंग इज़ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। और देखो यहाँ ऑर्गन लिखा है, टंग जो है एक ऑर्गन है और ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी, जो ये जो मुंह में खाली जगह है इसको ओरल कैविटी बोलते हैं, इसके फ्लोर से अटैच्ड है। और जिस चीज़ से अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। जो अपर सरफेस है टंग का, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम पैपिला बोलते हैं। और इसी पैपिला में होते हैं टेस्ट बर्ड। मान लो कि ये ज़बान है, तो इस पे ही जो है ना, ज़बान पे कभी बकरे का ज़बान अगर बकरा मुँह खोले तो ऐसे देखना, उस पर ऐसे कांटे कांटे की तरह निकला रहता है। इंसान में भी होता है, इंसान में बहुत छोटा होता है इसलिए पता नहीं चलता है। ये पैपिला होते हैं और इससे ही आता है, पैपिला का ही फंक्शन है टेस्ट। जो हमें खाने का टेस्ट मिलता है ये पैपिला से ही मिलता है। ओरल कैविटी लीड्स टू इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी के जस्ट बाद क्या आया? एक शॉर्ट फेरिंग्स। लॉन्ग नहीं लिखा है, देखो शॉर्ट लिखा है। शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स तक कॉमन होता है, मतलब फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों जाता है। उसके बाद आता है एसोफेगस। द एसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। एसोफेगस है, ये इसकी ओपनिंग होती है फेरिंग्स। उसके बाद एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये जो है फूड को ग्लोटिस में जाने से रोकता है। ग्लोटिस का मीनिंग है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप का ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। और एपिग्लोटिस, ग्लोटिस में खाना को जाने से रोकता है, सिर्फ हवा को जाने देता है। ठीक है। एसोफेगस जो है वो थिन, मतलब पतला लॉन्ग ट्यूब है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है, पासिंग थ्रू द नेक से होता हुआ थोरैक्स में एंड डायफ्राम तक। उसके बाद वो कहाँ निकलता है? एक जे शेप्ड बैग में निकलता है, उसको हम बोलते हैं स्टोमक। जो स्टोमक है उसका शेप है जे के शेप का स्टोमक होता है, इसीलिए हम उसको जे शेप्ड बोलते हैं स्टोमक को। अब वहाँ पर क्या होता है? एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर जहाँ भी आ जाए वहाँ पे ये समझना कि दरवाज़ा है, ये दरवाजे जैसा होता है। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल। गैस्ट्रो मतलब पेट और एसोफेगस मतलब स्टोमक, और एसोफेगस को ये कनेक्ट करता है, उसका स्फिंक्टर है। और ये दरवाजे की तरह इसका काम क्या है? ये बंद हो जाता है, खुल जाता है। खाना आते तो खुल जाता है, खाना नहीं आएगा तो फिर बंद हो जाएगा, ताकि खाना वापस एसोफेगस में पेट से नहीं आए। स्फिंक्टर का काम क्या है? गैस्ट्रोएसोफेजियल। ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू स्टोमक। एसोफेगस पेट में खुल रहा है तो इसको ये रेगुलेट करता है, गेट की तरह है। खाना आएगा तो खुल जाएगा, खाना नहीं आएगा तो बंद रहेगा, ताकि खाना वापस पेट से एसोफेगस में ना आ जाए। अब देखो स्टोमक की लोकेशन दी। द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल खांचा है, खाली जगह है, उसके अपर, ऊपरी और लेफ्ट पोर्शन में होता है एब्डोमिनल कैविटी। और स्टोमक के इसमें 4 मेजर पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, 4 मेजर पार्ट्स। एक है कार्डियक पार्ट जिसमें एसोफेगस खुलता है। क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द स्टोमक डज एसोफेगस ओपन्स, तो इसका ऑप्शन होगा कार्डियक। एक फंडिक रीजन है जिसको हम फंडस भी बोलते हैं। एक मेन बॉडी है जो मेन सेंट्रल रीजन है स्टोमक का। और एक पाइलोरिक पोर्शन है। पाइलोरिक मतलब जो सबसे लास्ट वाला है। और यही पाइलोरिक पार्ट इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन में खुलता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। सबसे स्टार्टिंग वाला जो है वो है सी शेप का है, डुओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है डुओडेनम जो कि एक सी शेप का होता है। बीच का होता है एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जिसको हम जेजुनम बोलते हैं। और जो लास्ट वाला है वो हाईली क्वाइल्ड है, उसको हम इलियम बोलते हैं। लास्ट वाला जो हाईली क्वाइल्ड है वो इलियम है।
द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक इन्फेक्टर। पहले मैंने क्या बताया था कि जस्ट इमेजिन ये एसोफेगस है, ठीक है, ये पेट में खुला, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है जो खाने को आने जाने से रोकता है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब एक स्फिंक्टर है, स्टोमक से डुओडेनम का कनेक्शन है और इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये स्टोमक है, अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ, ये जे शेप का पहला डुओडेनम है, ठीक है। यहाँ पर जो स्फिंक्टर है इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इलियम जो है लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम कहाँ ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? एक होता है सेकम, फिर होता है कॉलन एंड रेक्टम। सेकम क्या है? सेकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है, मतलब थोड़ी सी जगह ऐसी वो निकला हुआ जैसा होता है, इस टाइप से। जैसे यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे ये ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ होता है, ऐसे। ये सेकम है, इसको हम स्मॉल ब्लाइंड सैक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। उसके बाद है अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद एक अपेंडिक्स होती है जो कि एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है, इसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर हो इंसान में तो अच्छी बात है, बोनस है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये कहाँ से निकलता है? अराइजेस फ्रॉम द सेकम, ये सेकम से ही निकलता है। और जो सेकम है यही ओपन होता है कॉलन में, ठीक है। ये सेकम से ही कॉलन में निकलेगा। क्या? कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक असेंडिंग कॉलन है, एक ट्रांसवर्स है, एक डिसेंडिंग है और एक सिग्मॉइड कॉलन है। पूरे कॉलन को जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। अब लास्ट का जो डिसेंडिंग पार्ट है वो ही रेक्टम में ओपन होता है, और वो रेक्टम लास्ट में कहाँ ओपन होता है? एनस में ओपन होता है, और लास्ट में एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये एसोफेगस है। तो एक जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो फंडस है, ये वाला पार्ट कार्डियक है, ये पूरी इसकी बॉडी वाला पार्ट है, और सबसे लास्ट वाला जो रीजन है ये इसका पाइलोरिक रीजन है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम है ये। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल फॉर्म्स एसोफेगस टू रेक्टम पजेस 4 लेयर। जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है, तो ये जो ट्यूब है इसके 4 लेयर होते हैं। चारों लेयर कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेरोसा, दूसरा होता है मस्कुलरिस, तीसरा होता है सब म्यूकोसा और चौथा होता है म्यूकोसा। अगर अंदर से बाहर की तरफ देखें, सबसे बाहरी जो लेयर है ये है सेरोसा, ये लाल वाला सबसे बाहरी लेयर है सेरोसा। ये ग्रीन वाला जो लेयर है ये है मस्कुलरिस। ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल सेम होता है। फिर है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और लास्ट में अंदर सबसे लेयर है ये ब्लैक वाला म्यूकोसा, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर ये वाली सेरोसा, ये मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस, फिर म्यूकोसा। ये सीरीज़ याद कर लो। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है और इट इज़ मेड अप ऑफ थिन मेजोथेलियम। सेरोसा किससे बना हुआ है? मेजोथेलियम सेल से बना हुआ है। और मेजोथेलियम जो है वो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन है, जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन है उसका सबसे बाहरी जो कवरिंग होता है वो मेजोथेलियम का होता है, जिससे सेरोसा बना हुआ है। मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल। अब ये जो मस्कुलरिस वाला लेयर है ये स्मूथ मसल से बना हुआ है,
और इसके भी दो पार्ट होते हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जो मस्कुलरिस लेयर है, इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसका सर्कुलर मसल है, उसमें आउटर वाले में लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, ये भी याद करना है। एन ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन, और कुछ रीजन में ऑब्लिक मसल भी होते हैं। यहाँ पे सेंटर वाले पोर्शन में ऑब्लिक मसल स्टोमक में होता है, इतने इस रीजन में और ज़्यादा होता है थोड़ा। उसके बाद आता है तीसरा लेयर, द सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर किससे बना है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। जो सब म्यूकोसा वाला लेयर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही नर्व्स होते हैं। ये देखो, नर्व्स होता है, ब्लड होता है, लिम्फ वेसल भी होता है। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन समोसा। जो ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी सब म्यूकोसा वाले ही लेयर में होते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है म्यूकोसा, जो कि एलिमेंट्री कनाल का ल्यूमेन बनाता है, वो लेयर है म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा लेयर है वो क्या बनाता है? उसमें इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम रोगे बोलते हैं। इरेगुलर फोल्ड्स है ये, ऐसे ऐसे मुड़ा मुड़ा, ऐसे ऐसे कैसे भी फोल्ड रहेगा, ऐसे ऐसे। ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। और इसके अलावा क्या होता है? स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं, जिसको हम विलाई बोलते हैं। ऐसे ऐसे फिंगर लाइक उंगलियों की तरह निकले हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते हैं? यहाँ पे भी फूड एब्जॉर्ब होगा, यहाँ भी होगा, अंदर भी होगा, ऐसे ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। और जो सेल्स लाइनिंग करते हैं विलाई को, वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। ठीक है, जो और उसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। विलाई से प्रोजेक्शन हो रही है, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट को। और ये सब किस लिए हुआ है? दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। ये सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। विलाई में इसके अलावा क्या होता है? विलाई में सप्लाई होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ का, बहुत सारे कैपिलरी और लिम्फ वेसल का सप्लाई होता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल। अब जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, उसमें क्या होता है? गॉबलेट सेल्स होता है। म्यूकस वाले लेयर में गॉबलेट सेल होता है। गॉबलेट सेल क्या करता है? म्यूकस सीक्रेट करता है। और म्यूकस सीक्रेट जो करते हैं, उस म्यूकस का क्या काम है? ल्यूब्रिकेशन। ठीक है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टोमक। म्यूकोसा वाले लेयर में भी ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। जो विलाई के बेसिस हैं उनमें क्या होता है? क्रिप्स होते हैं। इसको हम क्रिप्स ऑफ लाइबर कहन बोलते हैं, क्योंकि लाइबर कहन ने भी ढूंढा था इसको। ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। ये जो चारों लेयर हैं, ये एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के होते हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग इसमें क्योंकि मॉडिफिकेशन होती है। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कनाल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है। ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? 3 ग्लैंड दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी में। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एक सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है और पैनक्रियाज है, तीनों याद रखो। ठीक है। सलाइवा इज़ मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनके 3 पेयर होते हैं, मतलब ये टोटल 6 होते हैं। एक होता है पैरोटीड, होता है चीक पे होता है, जो कान के जस्ट नीचे होता है। एक होता है सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर होता है, लोअर जॉ पे, जो ज़बान के जस्ट नीचे होता है। अच्छा नहीं, ज़बान के नीचे वाला सब लिंगुअल है, बिलो द टंग। एक मैंडिबुलर और मैक्सिला के नीचे भी है। तो इस तरह से ये 6 हो गए। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। ये बकल कैविटी के जस्ट आउटसाइड पे सिचुएटेड होते हैं। और इनका काम क्या है? सलाइवरी जूस प्रोड्यूस करना बकल कैविटी में। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ओके, ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी की? लिवर। और इसका वेट क्या है? 1.2 से 1.5 kg होता है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो लिवर का वेट है वो 1.2 से 1.5 kg के बीच में होता है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो भी नॉर्मल माना जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे किसी का 2.5 किलो का नहीं हो, किसी का बिल्कुल 500 ग्राम्स का ही सिर्फ नहीं हो। अगर 1.2 से 1.5 kg में आइडियल माना जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम।
जो डायफ्राम है, एक आदमी है ये, जैसे जो हार्ट है, लंग्स है, तो यहाँ पर डायफ्राम होता है, इसके जस्ट बिलो दिया है, ठीक है, जस्ट बिलो। और इसके दो लोब्स होते हैं, लीवर के दो लोब्स होते हैं, ठीक है। और जो इसके हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं लीवर के। लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। लोब्स नहीं है, लोब्यूल्स है। जैसे कि बॉडी का होता है ना, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है बॉडी का, वो एक सेल होता है। उस तरह से ही जो लीवर का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जैसे बॉडी का सेल होता है, वैसे लीवर का क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल होता है। और हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स अरेंज होते हैं। आई विल शो यू कि अरेंज कैसे। ये एक्चुअली इस शेप में अरेंज होते हैं, हेक्सागोनल शेप में होते हैं, हेक्सागोनल शेप में होते हैं। एक सेल यहाँ, 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 और ये सारे मिलके, ये 6 के 6 सेल मिलके इन्होंने क्या बनाया? एक लोब्यूल। यही हेपेटिक लोब्यूल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसका, लीवर का। और ये जो हेपेटिक सेल्स हैं वो कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, कॉर्ड्स के फॉर्म में, कॉर्ड्स के फॉर्म में। और हर लोब्यूल जो है, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए थिन या थिक को चेंज करके भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर थिन लिखा है, ठीक है। थिन कनेक्टिव टिश्यू क्षेत्र कॉल्ड ग्लाइसेंस कैप्सूल, उसको हम ग्लाइसेंस कैप्सूल बोलते हैं, जिससे लीवर कवर्ड होता है। ये एक पतली थिन कनेक्टिव टिश्यू का सेट होता है। द बाइल इज सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स, पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट। जो हेपेटिक सेल्स में बाइल बनता है वो हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू पास होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है और कंसंट्रेट कहाँ पे होता है? थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब जो एक थिन मस्कुलर सैक है उसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, लीवर से अटैच होता है। इसमें ही जो है बाइल लीवर में बनने के बाद इसमें ही स्टोर होता है और कंसंट्रेट भी होता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और इसके साथ जो एक हेपेटिक डक्ट, ठीक है, लीवर का भी डक्ट, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर एंड डक्ट ऑफ लीवर दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। देखो यहाँ पे दिया है, एग्जाम फिगर में दिया है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये रहा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से ये डक्ट आई, ये है सिस्टिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर वाली है इसको हम सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। और ये डक्ट कहाँ से आ रही है? ये वाली, ये आ रही है लीवर से। तो गॉल ब्लैडर से आया, लीवर से आया, दोनों आके एक कॉमन डक्ट में मिल गया, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डुओडेनम एज अ कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट कहाँ से आ रहा है? लीवर से आ रहा है। और एक पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ से आ रहा है? पेनक्रियास से। ये दोनों एक साथ कहाँ ओपन होंगे? डुओडेनम में। जो डुओडेनम का पार्ट है, डुओडेनम में ये दोनों एक साथ ओपन होंगे, कॉमन डक्ट के थ्रू ओपन होंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब लीवर से भी और पेनक्रियास से साथ में जो डक्ट मिलकर कॉमन डक्ट आ रही है उसको हम बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पर जो स्फिंक्टर लगा है उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी किसको गार्ड कर रहा है? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड कर रहा है। जो सिक्रीशंस लीवर से और पेनक्रियास से आ रही हैं
उनको कौन रेगुलेट करता है? उनको रेगुलेट करने वाला जो स्फिंक्टर है वो है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडी जो साइंटिस्ट का नाम है उनके ऊपर है ये। द पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड। ठीक है, पेनक्रियाज जो है वो कंपाउंड ऑर्गन लिखा है इसमें। ठीक, कंपाउंड ऑर्गन, और कंपाउंड का मतलब ये है ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जिनकी सिक्रेशन डकलेस होती है, या फिर ये कहते हैं डायरेक्ट ब्लड में जाता है। और एक्सोक्राइन वो है जो डक्ट के थ्रू कहीं पर जाता है। ठीक है, पैनक्रियाज जो है वो एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है। कंपाउंड ऑर्गन का मतलब ये है ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, मतलब इसमें हार्मोन सिक्रेशन भी होते हैं और एंजाइम या कुछ और सिक्रेशन भी होते हैं। तो ऐसे इस तरह के जो दोनों काम करते हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंड ऑर्गन या कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। इसका एग्जांपल पैनक्रियाज है, क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? पैनक्रियाज इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप डोडेनम। जो डोडेनम का सी शेप है उस सी शेप के लिम्स के बीच से निकला हुआ होता है। ये देखो यहाँ पे दिखाया है, ये डोडेनम है, ये ऐसे सी शेप में है और इसके दोनों सी शेप का ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसके बीच से यहाँ से पैनक्रियाज निकला है, ये वाला। ठीक है, मैं ब्लैक से दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये पैनक्रियाज है, ये इसका सी शेप में डोडेनम है। ठीक है, ये वाला पार्ट पैनक्रियाज है। द एक्सोक्राइन पोर्शन, जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है, जो एक्सोक्राइन वाला काम है वो क्या करता है? वो सीक्रेट करता है अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है, और इसमें एंजाइम्स होते हैं। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। एक और हार्मोन होता है वो अगर नहीं दिया है तो नहीं पढ़ते। अभी हम दो ही मेजर जो हार्मोन्स हैं पैनक्रियाज के वो देखते हैं। वो दोनों कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें एक चीज़ और दिया था कि अल्फ़ा, जो पैनक्रियाज के अल्फ़ा सेल होते हैं उनसे बनता है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से बनता है इंसुलिन। ये पुरानी एनसीईआरटी में था, 2 साल पहले तक था, तो हो सकता है कि अभी भी पूछ लें। हालांकि इसमें दिया नहीं है नई वाली एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। अब देखो डाइजेशन ऑफ फूड, ये एक्चुअल डाइजेशन होता कैसे है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। 2 प्रोसेस से जो पूरा डाइजेशन है होता है, इसमें मैकेनिकल पार्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि खाने में डाइजेस्ट होने में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, मैकेनिकल पार्ट भी होता है। फूड की बहुत मूवमेंट होती है, फिजिकल ब्रेकडाउन भी होता है, सब चीज़ होती है, और केमिकल एक्शन भी फूड के ऊपर होता है। तो ये दोनों प्रोसेस से मिल के होता है डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस भी और केमिकल प्रोसेस भी। अब बकल कैविटी से स्टार्ट किया है, तो बकल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शन। 2 मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। 2 काम है जो बकल कैविटी करता है। जो हमारा मुंह वाला पार्ट है, दांत है, वो एक तो फूड का मैस्टिकेशन करते हैं और स्वेलो करने में फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। टीथ का काम क्या है और टंग का काम क्या है? ये सलाइवा के साथ मिल के खाने को पूरी तरह तोड़ते हैं। पूरी तरह नहीं तोड़ते हैं, मतलब जितना स्वेलो हो सके उतना हद तक तोड़ते हैं, और फूड को मिक्स अप करते हैं थॉरोली। म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प्स इन lubricating and adhering the masticated food particle into bolus। अभी यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है, जितना हमने खाना खाया है, इसको हम क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। ठीक है, बोलस। बोलस क्या है? जब खाने को हमने चबाया, दांत से तोड़ दिया, काट लिया, उसके बाद वो जब उसमें म्यूकस मिल जाता है तो वो एक, समझ लो कि लड्डू की तरह बन जाता है वैसा। तो म्यूकस ने ल्यूब्रिकेशन का काम किया
और एडहेरिंग का काम क्या मतलब चिपका के रखा है खाने को एक साथ। ये दो काम म्यूकस के हैं। और अभी तक जितना एक्शन हुआ है, जो खाने में म्यूकस लग चुका है, अब वो लुब्रिकेटेड हो चुका है और जुड़ चुका है, तो अभी हम उसको बोलेंगे बोलस। यही बोलस को हम स्वेलो करते हैं, ये बोलस है। द बोलस इज देन कन्वर्ट इनटू फेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स से होता हुआ ये एसोफेगस में चला जाएगा। और जो स्वेलो का प्रोसेस है, इसको हम स्वेलिंग वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डीग्लूटिशन। स्वेलो को ही हम डीग्लूटिशन बोलते हैं, या फूड को फेरिंग्स से होते हुए एसोफेगस में जाने को ही हम डीग्लूटिशन बोलते हैं। द बोलस फर्दर passes डाउन through the esophagus by successive waves of muscular contractions called peristalsis। बोलस और नीचे कैसे जाता है एसोफेगस में? सक्सेसिव वेव्स होते हैं, एक के बाद एक वेव्स ऐसे बनता है पूरे एलिमेंट्री कनाल में, एसोफेगस में, और ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि ये फूड पाइप है, इस फूड पाइप में क्या होगा ना, एक बार यहाँ पे होगा, एक मूवमेंट होगा, जैसे पानी में पत्थर मारते हैं तो कैसा वेव निकलता है, वैसा इसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, ऐसे मूवमेंट होगी, एक बार यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी। तो इस प्रोसेस में जो फूड पार्टिकल है ये नीचे आता जाता है, और इस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान अगर अपने पैर ऊपर कर ले, सर के बल खड़ा हो जाए, सर नीचे करके, तब भी खाना एसोफेगस के नीचे की तरफ ही जाएगा, पेट की तरफ ही जाएगा, इंटेस्टाइन की तरफ ही जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। स्टोमक में जो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है, तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल मतलब एसोफेगस और स्टोमक के बीच में ये स्फिंक्टर होगा, ठीक है। ये क्या करता है, फूड को स्टोमक में जाने से कंट्रोल करता है। अगर खुलेगा तो खाना अंदर जाएगा, नहीं खुलेगा नहीं जाएगा। खाना जब अंदर जाता है ये खुल जाता है, और खाने को वापस आने से ये रोकता है कि पेट से वापस मुंह में ना आ जाए। द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी में सलाइवा सीक्रेट होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। और कुछ एंजाइम भी होते हैं, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ होते हैं, हमारे सलाइवा में होते हैं, थूक में होते हैं। एंड लाइसोजाइम भी होते हैं। ये जो लाइसोजाइम होते हैं ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं, ठीक है, लाइसोजाइम होते हैं। ये लाइसोजाइम जो होते हैं ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। और जो केमिकल, देखो मैकेनिकल प्रोसेस तो मुंह से स्टार्ट हो रहा है ओरल कैविटी से, साथ में केमिकल प्रोसेस भी मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। और ये कैसे स्टार्ट होता है, हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो मुंह से ही, ओरल कैविटी से ही अपना काम करना शुरू कर देता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम, ठीक है। जो हम 30% जो स्टार्च है वो मुंह में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है, किस एंजाइम से, सलाइवरी अमाइलेज से। और ये एंजाइम जो है इसका ऑप्टिमम पीएच क्या है, 6.8, मतलब एसिडिक, मीडियम एसिडिक है थोड़ा सा। इसका ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या है कि जिस पीएच पर ये सबसे ज़्यादा काम करता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। लाइसोजाइम का काम क्या है, सलाइवा में जो लाइसोजाइम होते हैं उनका काम क्या है कि ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट हैं, ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं और ये इन्फेक्शन से इसलिए बचाते हैं। द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक का जो म्यूकोसा वाला लेयर है उसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं उनमें 3 तरह के मेन सेल्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। पहला सेल जो है वो कौन सा है, म्यूकस नेक्स्ट सेल्स है, जो कि सिंपली म्यूकस प्रोड्यूस करता है। जो सेकंड टाइप ऑफ सेल है वो है पेप्टिक और चीफ सेल। याद करने का तरीका, पीसी
पी, ठीक है, ऐसे याद करोगे तैयार हो जाएगा। पेप्टिक या फिर पीपीसी याद करो, पीपीसीपी, ठीक है। पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक सेल को ही हम चीफ सेल भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है एक प्रो एंजाइम प्रोड्यूस करना, पेप्सिनोजेन, ठीक है। ये एंजाइम एक्टिव नहीं होता है, जो एंजाइम प्रो एंजाइम है वो एक्टिव नहीं होता है। इसको एक्टिव होने के लिए पहले एक बार मेटाबोलाइज होना पड़ता है। जब इसका मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा तब जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्टिव होता है। यह हो सकता है कि उसके बाद भी एक बार और हो तब जाके वो एक्टिव हो। तो जब तक ये प्रो एंजाइम है तब तक ये एक्टिव नहीं है। और इसको पहचानने का तरीका है ओजन। बायोलॉजी में कोई चीज़ 100% नहीं होती, एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में जहाँ पर ओजन लगा हो समझ जाओ कि वो प्रो एंजाइम है, एक्टिव नहीं है। तो जो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजेन, ये जब पेप्सिन बनेगा तब एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो पेप्टिक या चीफ सेल है, इनका काम क्या है? पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करना। तीसरा टाइप का जो सेल है उसका नाम है पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। इसका काम क्या है? HCl सिक्रीट करना, HCl सिक्रीट और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करना है। ये फैक्टर क्या होता है? ये एसेंशियल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर ये फैक्टर जिसमें डिफिशियंसी होती है उसके बॉडी में विटामिन B12 की भी डिफिशियंसी हो जाती है। द स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours, ओके। द फूड मिक्सेस thoroughly with acidic gastric juice of the stomach by churning movement of its muscular wall and is called chyme। अब देखो, जब फूड को हमने मुंह से अंदर किया था, जब एसोफेगस तक, उस टाइम तक हम उसको बोलस बोलते थे। लेकिन जब इस पे एसिडिक एक्शन हो गया, पेट में चर्निंग मूवमेंट हो गई, तो अभी इसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। द कोएंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोलैटिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एक्टिव एंजाइम है, तो पेप्सिनोजेन पर जब HCl का एक्शन होता है तब वो पेप्सिन बन जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक, और यही जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक है। पेट में जो प्रोटीन्स टूटते हैं वो पेप्सिन की वजह से ही टूटते हैं, पेप्सिन का एक्शन होता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, जो कि पेप्टाइड्स हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है उसमें जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रेट होता है, उसका काम क्या है? पेट के अंदर की लेयर को ही बचाना, खुद को बचाना। नहीं तो एसिड इतना स्ट्रांग होता है HCl कि वो पेट को ही गला देगा। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट बचा के रखते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH, और पेट का जो HCl है उसका pH बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होते हैं। इसका pH होता है 1.8, ये मतलब बहुत हाईली एसिडिक हो गया, ठीक है। और ये ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन होता है। पेप्सिन मतलब जो एंजाइम है सबसे ज़्यादा किस pH पर काम करेगा? 1.8 पर काम करेगा। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ इन्फेंट्स। जो बहुत छोटे बच्चे इन्फेंट्स होते हैं उनकी पेट में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, रेनिन, ठीक है। इस एंजाइम का क्या है? डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ स्मॉल अमाउंट्स में लाइपेज भी प्रोड्यूस होते हैं। और ये वाला जो रेनिन है, इसको याद करने का तरीका है, जो पेट वाला रेनिन है उसमें डबल N है, और एक और रेनिन होता है दूसरा एंजाइम, उसमें सिंगल N होता है। ये वाला जो स्टमक वाला जो रेनिन है इसमें डबल N है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट्स होती हैं वो कौन से लेयर से होती है? मस्कुलरिस लेयर से होती है। ऐसी भी एलिमेंट्री कनाल में जो जनरली जो मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टालसिस हो गया या और कोई जो मूवमेंट है, वो सब कौन से लेयर से होती है? मस्कुलरिस लेयर से ही होती है, ठीक है। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन अ थॉरो मिक्सिंग ऑफ फूड विथ वेरियस सिक्रेशंस इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाई फैसिलिटेट डाइजेशन, ठीक है। इन मूवमेंट्स का काम क्या है कि घुमा के कैसे भी खाने को मिक्स करते हैं एंजाइम्स के साथ।
ताकि डाइजेशन में ये फैसिलिटेट कर सके, डाइजेशन को अच्छा बना सके। और जो बाइल जो होता है, द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से एंजाइम्स आते हैं? बाइल आते हैं, मतलब लीवर से, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से, और कुछ इंटेस्टाइन से ही सिक्रेट होने वाले इंटेस्टाइनल जूस भी हैं। ये सब कहाँ रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। जो पैनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल है वो किसके थ्रू रिलीज होता है? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होता है, और नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियसेज। तो देखो ऐसे भी नाम में मैंने बताया था जहाँ पर ओजन लगा हो, ये जनरली प्रो एंजाइम होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये जो एंजाइम है जितने सारे यहाँ दिए हैं, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज, अमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियसेज, ये सारे जो एंजाइम हैं ये इनएक्टिव होते हैं। ये एक्टिवेट कैसे होता है? सबसे पहले देखो ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है एक एंजाइम से, एंटेरोकाइनेज, और ये एंटेरोकाइनेज जो है ये सीक्रेट होता है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर से, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ही सीक्रेट होता है एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज जो है ये ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, ठीक है, ये एक्टिव होता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज ने, और ये जो ट्रिप्सिन अब है ये एक्टिव होने के बाद ये बाकी सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस के अदर एंजाइम्स हैं उनको ट्रिप्सिन एक्टिवेट कर देता है। द बाइल रिलीज इनटू डुओडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। बाइल जो होता है, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट होते हैं, जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट नो एंजाइम, ठीक है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल का काम क्या है? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं। बाइल का प्रॉपर काम क्या है? बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल मिसेलीज। ये स्मॉल मिसेलीज के फॉर्म में फैट्स को तोड़ देते हैं, जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। उसके ऊपर एक्चुअल में एक प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। उसके बाद जब मिसेलीज बनते हैं तो प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, उसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ईजिली, तो फिर अंदर चला जाता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस। बाइल जो है वो लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल, ठीक है, जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसल एपिथेलियम जो है उसमें क्या होते हैं? गॉबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ठीक। गॉबलेट सेल्स का काम क्या है? म्यूकस सीक्रेट करना, और ये म्यूकोसल एपिथेलियम वाले लेयर में होते हैं। द सीक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cells constitute the intestinal juice और succus entericus, ठीक है। secretion of brush border cells, जो brush border cells के secretion है, और म्यूकोसा की जो secretion है, along with the secretion of goblet cells, साथ में goblet cells की जो secretion है, इन सबको जो मिला के जो intestinal juice एक पेट में secrete होता है, इसको हम बोलते हैं सक्सस एंट्रिकस। मतलब ऑलमोस्ट सारे इंटेस्टाइनल जूस इसमें आ गए। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड। इसमें जो कई सारे एंजाइम्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि डाइसैकेराइडेजेस। एक डाइसैकेराइडेजेस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है माल्टेज, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ईटीसी। इतने एग्जाम्पल दिए हैं, ये याद कर लेना। The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium pH जिसका 7.8 है for enzymatic activities। अब जो है जो म्यूकस इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, और साथ में क्या बाइकार्बोनेट के साथ मिल के
जो कि, और ये वाला जो बाइकार्बोनेट है ये कहाँ से आता है, ये पैनक्रियाज से आता है। ठीक है, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट साथ में मिलके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से बचाते हैं, और साथ में ही अल्कलाइन जो एक बेसिक मीडियम भी देते हैं जिसका पीएच 7.8 होता है। लेकिन ये हाईली बेसिक नहीं है, स्लाइटली बेसिक, थोड़ा ही बेसिक है, 7 से जस्ट ऊपर है। लेकिन पेट वाला जो एसिड मीडियम होता है वो बहुत हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि उसका पीएच बहुत कम होता है, 1.8 होता है। ये 1.8 या 2 होता है, और ये तो जस्ट 7.8 है, 7 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, स्लाइटली अल्कलाइन है। और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी में फैसिलिटेट करता है, मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जिनका ऑप्टिमम पीएच यही होगा, इस पर सबसे ज़्यादा काम करते होंगे। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो हैं उनको हम इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसल ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, ब्रनर्स ग्लैंड, उनका भी काम यही है। प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, ये क्या है, ये पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है। जो पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोजेज या पेप्टोन्स या प्रोटीन्स ही मान लो। ये पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स है इन द काइम, जो अभी काइम बना है फूड, जब वो रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। जब ये जो काइम है ये पहुंचता है इंटेस्टाइन में, तो इस पर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्ट करता है, काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस वाला, वो दिया है प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज। इस पे कौन काम करेगा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और इसको क्या बना देंगे, डाईपेप्टाइड्स बना देंगे। मतलब जितने प्रोटीन थे खाना में, पेप्टोन्स थे और प्रोटियोजेज थे, उनको ट्रिप्सिन ने या कीमोट्रिप्सिन ने या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने क्या बना दिया, तोड़ के ब्रेक डाउन करके डाईपेप्टाइडेजेस बना दिया। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे खाने में अब तक जो काइम में पहुंचा था, वो कैसे हाइड्रोलाइज होते हैं, और ये देखो यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोलाइज, मतलब ये इस एंजाइम का जो एक्शन है वो हाइड्रोलाइटिक एक्शन है। उनको हाइड्रोलाइज कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, कौन करता है, अमाइलेज एंजाइम। ठीक, डाइसैकेराइड्स में अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है, अभी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड्स में तोड़ा है, किस एंजाइम ने, अमाइलेज ने। ये देखो यहाँ रिएक्शन दिया है, पॉलीसैकेराइड से अमाइलेज का एक्शन हुआ तो क्या बना, डाइसैकेराइड। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस। फैट्स को कौन तोड़ता है, फैट्स को लाइपेजेस तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। डाई और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ते हैं फैट्स को लाइपेजेस। न्यूक्लियसिस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द न्यूक्लियाइक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियसिस जो है वो न्यूक्लियाइक एसिड पे वर्क करेगा, बनाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बना देगा। ये रिएक्शन यहाँ पे दी है। द एंजाइम्स इन द सक्सेस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। अब जो सक्सेस एंट्रिकस में एंजाइम है, वो अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनकी जो एंड प्रोडक्ट हैं, उनसे जो चीज़ें बनी हैं उन पे एक्ट करेगा, और सिंपल, अब ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद सबसे सिंपल जो चीज़ एब्जॉर्ब हो सकती है वो अब बन जाएगी, ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू चली जाए। तो दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल, और ये म्यूकोसल एपिथेलियल सेल के बहुत करीब में होता है, क्लोज होता है, ताकि आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। और ये रिएक्शन दी है, ये पूरा रिएक्शन याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी से हर लाइन से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब दिया है देखो, डाईपेप्टाइड्स को कौन ब्रेक डाउन करता है, कौन सा एंजाइम, डाईपेप्टाइडेजेज, और ये किस में तोड़ देगा, अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन से, ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से फिर जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे बॉडी में। माल्टोज को कौन ब्रेक डाउन करता है, माल्टेज। माल्टोज से ब्रेक डाउन हो गया, क्या बना, 2 ग्लूकोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, उससे 2 ग्लूकोज बने। लैक्टोज को कौन ब्रेक डाउन करेगा, लैक्टेज एंजाइम, इससे क्या बना, 1 ग्लूकोज बना, 1 गैलेक्टोज बना। सुक्रोज को कौन तोड़ेगा, सुक्रेज, इससे क्या बना, 2 बने, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इस तरह ही न्यूक्लियोटाइड्स को
कौन ब्रेक डाउन करेगा? न्यूक्लियोटाइडेजेज, तो बना न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स को कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियोसाइडेजेज, तो क्या बना? शुगर प्लस बेस। असल में ये बेस क्या होता है? ये नाइट्रोजिनस बेस होता है। और लास्ट में एक दिया है डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, इसको कौन ब्रेक डाउन करेगा? लाइपेजेज। किस में ब्रेक डाउन करेगा? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द डूडेनम रीजन, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं कहाँ पर? ये सब डूडेनम में हो रही हैं। ठीक है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है सारी चीज़ों का जो खाने में था बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो कहाँ पे हो रहा है? इंटेस्टाइन के डूडेनम रीजन में हो रही है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डूडेनम रीजन में। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन। ठीक है, ब्रेकडाउन हर चीज़, जितनी चीज़ें थी सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है? ब्रेकडाउन हुआ है डूडेनम वाले रीजन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? उसके आगे वाले पार्ट में, जेजुनम और इलियम वाले रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद जो चीज़ें बच गई वही वेस्ट मटेरियल होती हैं, वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दी जाती हैं और बाद में वही फीकल मैटर बन के डिस्चार्ज हो जाता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई खास डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का होता है और कुछ दवाइयों का होता है। उसके बाद दूसरा काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस को सिक्रीट करना, जिसका काम ये विच हेल्प्स इन एडेरिंग द वेस्ट, वेस्ट को जोड़ के रखना, जो वेस्ट निकलना है ताकि वो फैल ना जाए, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है जो बच गया है, टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पैसेज, और इसको ल्यूब्रिकेट करता है म्यूकस ताकि ये आसानी से निकल सके एज अ फीकल मैटर। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फेसेज, जो चीज़ें अब तक अनडाइजेस्ट हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हुई हैं या एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं, वही टॉयलेट बन के निकलती है, इसको हम फेसेस बोलते हैं। ये कहाँ अब एंटर करता है? सेकम में। सेकम में एंटर करेगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। सेकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, थ्रू, और ये एंटर कैसे करता है? इलियोसेकल वॉल्व। अब यहाँ पर भी एक वॉल्व है इलियम से सेकल के बीच में, इसको हम इलियोसेकल वॉल्व बोलते हैं। और इसका काम क्या है? जो फीकल मैटर है वो वापस पुश ना हो इलियम की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, इसलिए गेट की तरह काम करता है। ठीक है, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। इट इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, और जब तक डिफिकेशन नहीं होती है तब तक वो कहाँ स्टोर होता है? वो जो स्टोर होता है रेक्टम में जमा होता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, जो GIT, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो एक्टिविटीज़ है, जो उनका काम है, सब चीज़ें हैं, वो किसके कंट्रोल में होती हैं? वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होती हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा स्टिमुलेट होने के लिए 3 सबसे मेन चीज़ें दी हैं NCERT में। वो 3 क्या क्या है? साइट है, या तो खाना को आप देख लो, या स्मेल कर लो, खुशबू ले लो खाने की, या खाने को ही खुद मुंह में रख लो। इन तीनों चीज़ों से जो है सलाइवा एक्टिवेट हो जाता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है वो भी कैसे स्टिमुलेट होती है? न्यूरल सिग्नल से स्टिमुलेट होती है। द मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक है, जो एलिमेंट्री कनाल की मस्कुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस हो गया, जो या कोई और मूवमेंट हो गई, ये सब मूवमेंट कैसे मॉडरेटेड की जाती है? ये न्यूरल मैकेनिज्म से मॉडरेटेड की जाती है। ठीक है, बोथ लोकल एंड थ्रू द CNS, और ये लोकल भी होता है कंट्रोल और CNS के थ्रू भी कंट्रोल होता है। हार्मोनल कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो हार्मोनल कंट्रोल है
डाइजेस्टिव जूसेस का जो सिक्रेशन है उसका जो हार्मोनल कंट्रोल है वो कैसे होता है, लोकल हार्मोन से होता है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हैं। याद रखो, हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना है म्यूकोसा वाले लेयर से प्रोड्यूस होता है। नाउ सी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ठीक है, इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, जो फूड जो अब डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन होना है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया है सिंपल एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ों में, उसको अब क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है। तो ये एब्जॉर्प्शन तो एक प्रोसेस है, इसके लिए या तो सिंपल डिफ्यूज़न होगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होगा या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो वही तीनों बताया यहाँ पे कि होता है। इट इज़ कैरिड आउट बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव हो सकता है या फैसिलिटेटेड हो सकता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। स्मॉल अमाउंट, देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल अमाउंट, लेकिन इसलिए हमेशा याद रखो कि कुछ स्मॉल अमाउंट जो है जैसे कि मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, ठीक है, कुछ ग्लूकोज स्मॉल अमाउंट में या अमीनो एसिड्स या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड आयंस, ये जो हैं ये सिंपल डिफ्यूजन से भी चले जाते हैं, पास हो जाते हैं इंटेस्टाइन से ब्लड में। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंसेज इनटू ब्लड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जाहिर सी बात है, जब सिंपल डिफ्यूजन है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins। ठीक है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो हैं वो ज़्यादा कैसे जाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स की मदद से जाते हैं, और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैरियर होता है, कैरियर प्रोटीन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, लो कंसंट्रेशन से भी हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जा सकता है, और इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, हैंस रिक्वायर्स एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स हैं या मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है या सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम, वो ब्लड में कैसे जाते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म यही होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला। अमीनो एसिड हो गया या ग्लूकोज हो गया मोनोसैकेराइड, या फिर जो सोडियम आयन है, सोडियम का कटायन है, ये तीनों कैसे जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल। जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है ये दोनों इनसोल्यूबल है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं ब्लड में, इसलिए इनको क्या किया जाता है, इनको दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेलीज। ठीक है, इनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मिसेलीज। एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेलीज विच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं। दे आर रिफॉर्म इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, अब इसके ऊपर जो मिसेलीज है, फैट के मिसेलीज हैं, गोल गोल छोटे पार्टिकल बने हुए हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन की कोटिंग चढ़ जाती है, तो उससे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ईजिली एब्जॉर्बेबल है प्रोटीन की कोटिंग चढ़ने की वजह से, उसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। फैट मिसेलीज के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग चढ़ गई तो उसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, और ये काइलोमाइक्रॉन्स जो है ये जो होते हैं ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल। ठीक है, ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, डायरेक्ट ब्लड में नहीं होते हैं, ये लिम्फ वेसल में होते हैं, और उस लिम्फ वेसल को हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स। और ये लैक्टियल्स सिचुएटेड कहाँ होते हैं, ये विलाई में सिचुएटेड होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है ऐसे उसमें सिचुएटेड होते हैं लैक्टियल्स। ये लिम्फ वेसल हैं लैक्टियल्स, इनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। These lymph vessels ultimately release absorbed substance into blood stream, और यहाँ से फिर बाद में
ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लाइक माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। हाउ एवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन भी वहीं होता है। अ समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड इज गिवन इन टेबल सिस्टम। ये वाला एक टेबल दिया है, इसको याद कर लेना है, एक बार देख लेना है, याद हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज़। जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हुए हैं वो फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगे? टिश्यूज़ तक पहुँच जाएंगे ब्लड के थ्रू, विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज़। टिश्यूज़ जो है वो अपने एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ों को यूज़ कर लेंगे, जो ब्लड के थ्रू जाते हैं उनको यूज़ कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्टेज सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फेसेस। कोहेरेंट मतलब चिपका हुआ, कोहेरेंट फेसेस इन द रेक्टम। अभी रेक्टम में स्टोर्ड होता है जब तक वो निकलता नहीं है, डिस्चार्ज नहीं होता है। इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स। ठीक है, न्यूरल रिफ्लेक्स जो है वो रिफ्लेक्स कहाँ से इनिशिएट होता है? रेक्टम से इनिशिएट होता है। जब फेसेस जो है, जब स्टूल जो है वो रेक्टम में स्टोर होता है, तब वहाँ से इनिशिएट होता है, जनरेट होता है न्यूरल रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कॉजिंग एन अर्ज और डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल। द इजेशन ऑफ फेसेस टू द आउटसाइड थ्रू एनाल ओपनिंग डिफिकेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है वॉलंटरी है, एंड इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और कैसे होता है? मास पेरिस्टाल्सिस होती है, मतलब पूरे इंटेस्टाइन में बहुत मूवमेंट होती है, वेव वाली मूवमेंट होती है, उससे वो निकलता है बाहर। नाउ वी विल सी डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है। ठीक है, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। कुछ पैरासाइट्स की वजह से भी होती है, जिनके एग्जाम्पल दिया है टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म। ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो दिए हैं, ये पांचों कैटेगरी याद कर लो और इनके साइंटिफिक नेम भी याद कर लेना साथ में, क्योंकि कभी कभी साइंटिफिक नेम्स भी देते हैं ऑप्शन में एज एन आंसर। ठीक है, तो क्या क्या जो डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, एक डिसऑर्डर है जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस क्या होता है? द लीवर इज अफेक्टेड, इसमें लीवर इफेक्ट होता है। स्किन एंड आइज टर्न येलो, जो स्किन है और जो आँखें हैं ये येलो हो जाती हैं ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जो होता है वो स्टोर होने लगता है, उसकी वजह से स्किन और जो आइज़ है ये येलो होने लगती है। सेकंड प्रॉब्लम है वोमिटिंग। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ। ठीक है, जब खाना हमने खा लिया, खाना पेट में चला गया और वो वापस इजेक्ट हो जाए, तो इसको हम वोमिटिंग कहते हैं। दिस रिफ्लेक्स, और ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर इन द मेडुला, और ये वोमिट सेंटर से कंट्रोल होता है। वोमिट सेंटर कहाँ पर होता है? मेडुला में होता है। ठीक है, मेडुला में वोमिट सेंटर होता है, वहाँ से वोमिटिंग कंट्रोल होती है। अ फीलिंग ऑफ नोसिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। ठीक है, जब वोमिटिंग उल्टी होने वाली होती है तो इंसान को थोड़ी एक अनईजी फीलिंग होती है, नोसिया होता है, थोड़ा मन खराब सा लगता है, तब उल्टी होती है। ये पहले होता है उल्टी से। इसके बाद दिया है डायरिया। ठीक है, द अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फेकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। ठीक है, डायरिया का मतलब क्या है? अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट। जो बॉवेल मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस होती है, ये अगर अबनॉर्मल वे में होने लगे या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने लगे, और साथ में इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फेकल डिस्चार्ज, जो फेसेस निकलते हैं, स्टूल निकलते हैं, उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है डायरिया में। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इसका अपोजिट है वो है कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फेसेस आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन
इसमें जो कॉलन में स्टोर होता जाता है फेसिस, जो स्टूल है, टॉयलेट है, बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर होता जाता है, निकलता ही नहीं है। ठीक है। एज द बॉवल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली, इसमें जो बॉवल मूवमेंट है वो इरेगुलर है। ठीक है। डायरिया में अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी था, इसमें इरेगुलर है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। इंडाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से लगता है कि पेट हमेशा भरा हुआ है। द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। ठीक है। इंडाइजेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एंजाइम का कम सिक्रीट होना, या एंजाइटी, या फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, या ओवर ईटिंग हो सकता है, या फिर स्पाइसी फूड भी हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज PEM। ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। Dietary deficiencies of protein and total food calorie are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America and West and Central Africa। ठीक है। वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो जो डाइटरी डिफिशियंसी होती है प्रोटीन की या टोटल फूड कैलोरी की, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि साउथ एशिया हो गया, या साउथ ईस्ट एशिया हो गया, या फिर साउथ अमेरिका हो गया, या फिर वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में इफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, एक साथ बहुत ज़्यादा मास लेवल पर हो सकता है लोगों को। ड्यूरिंग ड्राउट, जब सूखा पड़ जाता है, फैमिन हो जाता है, या फिर अगर कभी पॉलिटिकल टर्मोइल हो, कुछ पॉलिटिकल इशू हो जिसकी वजह से झगड़ा लड़ाई विवाद चल रहा हो। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्राउट इन मिड-80s। ठीक है। ये दो एग्जाम्पल दिए हैं कि कब कब हुआ है। एक बांग्लादेश में हुआ था जब वहाँ पे लिबरेशन वॉर हुआ था, और एक बार इथियोपिया में हुआ था जब वहाँ पे बहुत तगड़ा सूखा पड़ा था मिड-80s में। PEM अफेक्ट्स इन्फेंट्स को अफेक्ट करता है, एंड चिल्ड्रन को भी अफेक्ट करता है। टू प्रोड्यूस मरासमस एंड क्वाशियोरकोर, ये जो दो डिजीज़ है मरासमस और क्वाशियोरकोर, ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। मरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। ठीक है। जो मरासमस डिजीज़ है, ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की जो एक साथ डिफिशियंसी हो जाए तब ये डिजीज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं मरासमस। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज। ठीक है। छोटे बच्चों को मरासमस होती है, जो बच्चे 1 साल से कम के होते हैं उनको मरासमस होता है। इफ़ मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाई अदर फूड्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू। ठीक है। ये कब होता है? जब मदर्स मिल्क जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ऐसे खाने से जो खाना बैलेंस डाइट नहीं दे रहा है बच्चे को। दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। ये तब होता है जब प्रेगनेंसी के बीच में जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, तब ये डिजीज़ होता है। एक बच्चा भी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, जब तक दूसरा बच्चा हो गया तो दोनों को खाना ठीक से नहीं मिलता है। इन मरासमस प्रोटीन डिफिशियंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। ठीक है। जो प्रोटीन डिफिशियंसी है इसके वजह से ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू कम हो जाता है। एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी का एक्सट्रीम इमेसिएशन हो जाता है, एंड थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट्स, और जो लिम्स हैं ये हाथ पैर हैं ये बहुत पतले हो जाते हैं। द स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन ड्राई हो जाती है। थिन एंड रिंकल्ड, पतली हो जाती है और रिंकल्ड हो जाती है, उस पर शिकन आ जाते हैं। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइंस कंसिडरेबली। ठीक है। जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम होता है ऐसे बच्चों का, और जो बॉडी वेट है वो भी कम हो जाता है ऐसे बच्चों का। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी कम होता है इस डिजीज़ में। अब क्वाशियोरकोर है, क्वाशियोरकोर भी ऐसी डिजीज़ है। क्वाशियोरकोर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी से होती है, अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डिफिशियंसी। ठीक है। इसमें क्वाशियोरकोर में कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होती है, मरासमस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी होती है। क्वाशियोरकोर में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होती है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। ठीक है। ये तब होता है जब मदर्स मिल्क को हम
ऐसी डाइट से रिप्लेस करते हैं, मदर मिल्क हटा देते हैं और ऐसा डाइट देते हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा है और प्रोटीन कम है। ठीक है, तो कैलोरी की प्रॉब्लम तो इसमें नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। मोर देन 1 ईयर इन एज, और ये 1 साल से ज़्यादा के बच्चों को अफेक्ट करता है। ये डिजीज़ 1 साल से ज़्यादा के बच्चों को होती है। लाइक मरासमस, क्वाशियोरकोर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल। कुछ चीज़ें मरासमस में और क्वाशियोरकोर में कॉमन है, वो इसमें बताया है कि मरासमस की तरह क्वाशियोरकोर में भी वेस्टिंग ऑफ मसल होता है, मतलब मसल जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। थिनिंग ऑफ लिम्स, जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। फेल्योर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ कम हो जाती है और ब्रेन का डेवलपमेंट भी कम होता है। बट अनलाइक मरासमस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, लेकिन इसमें स्किन के अंदर कुछ फैट होता है, क्योंकि जो डाइट थी वो हाई कैलोरी थी, इसमें सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कैलोरी कम नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ फैट जो है वो स्टोर्ड होता है स्किन के नीचे। मोर ओवर एक्सटेंसिव एडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। और क्वाशियोरकोर में एक चीज़ और अलग है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसमें एक्सटेंसिव एडिमा होता है। एडिमा का मतलब है पानी का भर जाना। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, और इसकी वजह से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, थोड़े फूले फूले लगते हैं। एडिमा में क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस में या इंट्रा सेलुलर स्पेसेस में पानी भर जाता है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया है।